नमस्कार दोस्तों। आज की आपकी क्लास संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर होगी। ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए के मेंस के जीएस2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा में काफ़ी सोच विचार और बहस मुहावजे के बाद संसदीय व्यवस्था चुनी गई। देखिए, हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश था और हमारे देश में ब्रिटेन प्रणाली थी, जिसके वहाँ पे भी संसदीय प्रणाली हाउस ऑफ कॉमन्स में व्याप्त थी। इस कारण से हमने उनसे सीख लेते हुए संसदीय प्रणाली को ज़्यादा अपने लिए उचित समझा। ठीक, तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में और 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो संसदीय व्यवस्था से तात्पर्य देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक बाध्यता के लिए विधायिका के जो लोकतांत्रिक बाध्यता होती कार्यपालिका की, वो विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती कार्यपालिका, वो संसदीय शासन प्रणाली होती है। ठीक, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि यहीं पर हम अगर राष्ट्रपति प्रणाली देखेंगे तो वहाँ पर कार्यपालिका विधायिका में दोनों में अंतर होता है, घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होते हैं और राज्य का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक, एक प्रकार की नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों इसमें होती है। ठीक, भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या होगी। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर की जाएगी। तो ये इंट्रोडक्शन था एक प्रकार का, तो इसको आप छोटा कर लेंगे। इसमें बस संसदीय शासन प्रणाली की ये जो डिफिनेशन थी यहीं तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, हम देखते हैं हम लोग संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखते हैं। पहली चीज़ गोपनीयता होती है। दूसरा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उस उत्तरदायित्व होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लोकसभा के प्रति कार्यपालिका जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, उसकी सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। ठीक, दूसरा केंद्रीय नेतृत्व, पीएम वास्तविक कार्यकारी मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। ठीक, संसद द्विसदनी विधायिका होती है, लोकसभा और राज्यसभा दो होती है। ठीक, और इसके बाद स्वतंत्र संघ लोक सेवा आयोग होती है, इसमें होता है। दोहरी सदस्यता होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका हमने चर्चा कर ही ली। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। तो ये सारी विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगर मैं इसमें लिखने के लिए आएगा तो आप ऐसे ही फ्लोचार्ट में या बुलेट पॉइंट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें गोपनीयता होगी, बहुमत प्राप्त का शासन होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा, केंद्रीय नेतृत्व होगा, ये सब सारी चीज़ें अब दिखा देंगे। ठीक, अब इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली के दोष हम देखेंगे। ये क्या क्या कमियां हैं। देखिए, अस्थायित्व होता है इसमें, नीतिगत निरंतरता का अभाव होता है, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन होता है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा शोषण होता है, गठबंधन की राजनीति होती है, राजनीति का अपराधीकरण होता है। ये सारी कमियां जो होती हैं संसदीय प्रणाली में व्याप्त होती हैं। फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली से तात्पर्य देखते हैं। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होता है और सरकार का कार्यपालिका का प्रमुख भी वही होता है। ठीक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक बाध्यता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती। देखिए, घनिष्ठ संबंध नहीं होता कार्यपालिका विधायिका का, एक दूसरे से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। यहाँ पर यही बात निकल गई। जैसे आप देखेंगे अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख वही होते हैं और वो उनका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। इस प्रकार राज्य का मुखिया सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि राज्य का मुखिया भी वही होगा, सरकार का मुखिया भी वही होगा, लेकिन हमारे यहाँ राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होगा और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यही अंतर है। हमको समझना पड़ेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, क्योंकि लिखने के लिए दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है। तो अब आइए देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। अभी तक हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में समझा, अब देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं। नीतियों में निरंतरता होती है, विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है, अस्थायित्व होता है, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन होता है। विशेषज्ञों द्वारा शासन का मतलब ये होता है
कि यहाँ पे विपक्षी पार्टी के लोग भी मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति बन सकता है, अगर अब वो चुनाव नहीं भी जीता है तब भी वो मंत्री बन सकता है। इस प्रकार से अब देखेंगे राजनीति का अपराधीकरण नहीं होता वहाँ पे, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय होता है। तो इस प्रकार से उसमें राजनीतिकरण से वो मुक्त होता है थोड़ा सा। जिस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली की जो खामियां हैं उसके खामी से ये मुक्त होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या दोष होते हैं, क्या परेशानी, क्या इसमें चुनौतियां हैं, क्या दोष हैं। उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जिस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है या मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे एक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आता है और वेलफेयर का काम अच्छे से होता है। लेकिन यहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। निरंकुशता की संभावना रहती है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति हैं, तो वो एक प्रकार से निरंकुश राजा की तरह कार्य करने लगते हैं। शासन में व्यापकता का अभाव है और विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव है। एक प्रकार से ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन आपको दिखेगा। विधायिका और कार्यपालिका के बीच यहाँ पे शासन में व्यापकता का अभाव होता है, निरंकुशता की संभावना होती है। प्रकार से तो केंद्रीकरण यहाँ पे ज़्यादा मजबूत हो जाता है यहीं पे। और भारत में संसदीय, अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक और दोष है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, ये चीज़ है। बाकी अब देखें कि भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, इसके बारे में देखते हैं क्या कारण था। तो व्यवस्था से नहीं करता, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से अनुभव लेते हुए हमने, क्योंकि यहाँ पे भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था लागू थी उपनिवेश काल में, तो हमने उससे सीख लेते हुए कि क्यों हमने उसके बारे में समझा था, अनुभव था, तो वहाँ से ये अपनाया। उत्तरदायित्व की व्यवस्था की भारतीय जनमानस के अनुकूल थी कि भारत में बेरोजगारी, पिछड़ापन और भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, विकसित नहीं था, विकसित था। इस कारण से हमने उत्तरदायित्व लेते हुए उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया। यहाँ पे संसदीय शासन उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपना करके संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक, देखते हुए विधायिका एवं कार्यपालिका की सामंजस्य का प्रावधान किया गया ना, कि एक प्रकार से सामंजस्य हो तो हो। भारत समाज की प्रकृति क्या थी कि समाज में विविधता, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ये सब सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार से जो भारतीय विविधतापूर्ण समाज था उसके लिए संसदीय व्यवस्था ज़्यादा इसके निकट थी, ज़्यादा इसके लिए अच्छी थी। तो अगर हमको उत्तर में निष्कर्ष लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे कि हाँ, संसदीय शासन प्रणाली भारत के लिए कारगर साबित हुई है और ये अच्छी है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यात्मक शासन प्रणाली जो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे सक्सेस नहीं होती। ठीक, क्योंकि भारत एक प्रकार का प्रकृति में देश जो है वो अमेरिका से काफ़ी भिन्न है। यहाँ पर एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर इसके साथ साथ एक प्रकार का विकसित देश भी नहीं था, ये विकासशील देश था। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हुए हमने संसदीय शासन प्रणाली को ज़्यादा मान्यता दी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अमूमन प्रश्न यही आते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताइए और भारत में इसके स्वीकार्यता के क्या कारण हैं और भारत में क्या यह सफल है, इस तरह का पूछा था। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न भी है कि संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना की विवेचना कीजिए, तो साथ में भारतीय संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था अपनाने के कारणों को लिखिए। देखिए तो इसमें ये उत्तर आप लिख देंगे तो आप इसको, उस उत्तर को आपको काट छाट करके लिखना है और उसके बाद आपका ये एक परफेक्ट उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें। बीच में विभिन्न कारणों से वीडियो बाधित रही, लेकिन ये आगे कंटिन्यू रहेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।